छात्रों, आज मैं बीकॉम पार्ट 2 के लिए अकाउंट्स के अंतर्गत लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कंपनी का समापन, कंपनी का अंत, कंपनी के अंत के कई कारण हैं। उन कारणों के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी केवल जो प्रॉब्लम सम्स आते हैं उनसे संबंधित बातों का उल्लेख करता हूँ। कंपनी जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसका अंत भी स्वाभाविक नहीं होता। क्रिएटर्स के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा या अन्य कारणों से इसका अंत होता है। कंपनी का जब अंत हो जाता है तो इसके शेयर होल्डर या क्रिएटर्स, वे सभी में से कोई या सभी मिलके एक लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। कोर्ट के द्वारा भी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद कंपनी के सारे संपत्तियों एवं देनदारियों का स्वत्व उनके हाथों चला जाता है। लिक्विडेटर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कंपनी के लिक्विडेशन से संबंधित कार्यों को संपन्न करते हैं और इसके बदले में उन्हें पारितोषिक रेम्युनरेशन मिलता है। तो मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि जब कंपनी का अंत हो जाता है तो लिक्विडेटर उस कंपनी का एक अकाउंट तैयार करता है जिसे हम लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट को तैयार करने में लिक्विडेटर सबसे पहले कंपनी के विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्तियां हो सकता है उसे प्राप्त करता है। रिसिप्ट प्राप्तियां, जैसा कि हमने बतलाया कि कंपनी के सारे चल अचल संपत्ति यानी जो भी संपत्ति हैं सब उनके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है और लिक्विडेटर अपने विवेक से कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के संपत्तियों का डिस्पोजल करता है, डिस्पर्स करता है। तो सब इस अकाउंट जब तैयार होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक रिसीप्ट प्राप्ति पक्ष और दूसरा पेमेंट्स भुगतान पक्ष। ध्यान रखेंगे कि अकाउंट्स के बाएं साइड में स्टेटमेंट जब अकाउंट बनेगा उसके बाएं साइड में रिसीट और दाहिने साइड में पेमेंट बना है। रिसीप्ट में सबसे पहले उस कंपनी के पास जो भी कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है उसको लिखेंगे। तत्पश्चात वह विभिन्न संपत्तियों को
बेचेंगे, उनसे जो राशि प्राप्त होगी वो लिखेंगे। उसके बाद वो जो शेयर होल्डर के पास अनकॉल्ड मनी है उसे कॉल करके रुपया प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्भर करता है विशेष परिस्थिति कैसा है। जरूरत पड़ेगा तो वो मांग सकते हैं, नहीं तो नहीं मांग सकते हैं। तो अमाउंट उसको शेयर होल्डर से अनकॉल्ड मनी को मांगते हैं, और इसके अंतर्गत जो राशि आती है उसको अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स कहते हैं, फ्रॉम शेयर होल्डर। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर के यहाँ जो एरियर होते हैं, जो कॉल पहले किया गया था और उसमें नहीं राशि दी है, तो वैसे शेयर होल्डर से भी कॉल किया जाता है। उस राशि को प्राप्ति में भी लिखते हैं। इसको लिखते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स इन एरियर। तत्पश्चात सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, यह वह अमाउंट है जो हम क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, और वह अमाउंट उसके लोन की राशि से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया क्रेडिटर्स के पास है और उनके बदले हमने ऐसी संपत्ति दे रखी है जिसको रियलाइज करने पर वो 15,000 रुपया आता है, तो हम 5,000 रुपया रिसीट साइड में सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स करके दिखलाएंगे। इस तरह रिसीट साइड में जब सारे स्रोतों से राशि आ जाती है उनको जोड़ लिया जाता है, और तत्पश्चात पेमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है, कैसे भुगतान किया जाए। भुगतान के संबंध में निर्धारित है कि किसको कैसे पहले भुगतान किया जाएगा। तो सर्वप्रथम भुगतान में देखेंगे लीगल एक्सपेंसेस, जो कानूनी व्यय खर्च होते हैं लिक्विडेशन से संबंधित या अन्य कोई विवाद होता है उसके संबंध में कोई होता है खर्च होता है, उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद लिक्विडेटर का अपना रेम्युनरेशन जो होता है, लिक्विडेटर जैसा पहले कहा कि वो काम जो करते हैं इसके बदले में रेम्युनरेशन लेते हैं, तो लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, इनकी विस्तृत बातें हैं। जैसे कि एक तो फिक्स्ड अमाउंट दिया रहता है कि लिक्विडेटर्स को इतना राशि रेम्युनरेशन देंगे। दूसरा, उनको संपत्ति के बेचने पर भी प्रतिशत दिया जाता है रेम्युनरेशन रूप में, वो पूर्व निर्धारित रहता है। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देने पर भी उनको भुगतान की बात होती है रेम्युनरेशन के रूप में। तो ये हिसाब की दशा पर निर्भर करता है, तो उन्हें कैसे दिया जाएगा उसे भी आप बाद में देखेंगे। तो उनको रेम्युनरेशन दे देंगे, तो पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, तत्पश्चात जो डिवेंचर हैं अर्थात कंपनी के जो डिवेंचर हैं उनका भुगतान किया जाएगा। अगर डिवेंचर होल्डर का ब्याज भी बाकी है, उन्हें ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, तो उस इंटरेस्ट को जोड़ते हुए उन्हें भुगतान किया जाएगा। पेमेंट में डिवेंचर होल्डर को विथ इंटरेस्ट करके दिखला देंगे पेमेंट साइड में, ये 3rd नंबर में आएगा। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं क्रेडिटर्स को भुगतान करना। क्रेडिटर्स में
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देखेंगे। ऐसे फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स होता भी है, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स होता है। तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स के बारे में जैसे कि हमने बताया कि 10,000 रुपया ले रखा है, उसके पास 15,000 रुपये की संपत्ति दे रखा है, तो वो 5,000 रुपये लौटा दिया और अपने ऋण की राशि को रख लिया, इसलिए अलग से उनको पेमेंट नहीं दिखलाते हैं। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स को कहते हैं जिसके पास सिक्योरिटी तो होती है लेकिन उनके अमाउंट से कम। तो जैसे कि आपको फिर बता दें, 5,000 रुपया के पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स है और उनके पास सिक्योरिटी 3,000 की है, तो इनका 5 में से 3,000 फुल्ली सिक्योर्ड हुआ, 2,000 अनसिक्योर्ड हो गया। तो इस 2,000 को हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जोड़ देंगे, इसलिए अलग से पार्टली सिक्योर्ड या फुल्ली सिक्योर्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने बता रखा था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भुगतान करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स को कहते हैं जो नेचर में अनसिक्योर्ड होते हैं लेकिन दे हैव सम प्रायर राइट, पूर्वाधिकार उनको होता है। इसलिए अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा उल्लेख लिखा हुआ है कि पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैज प्रायोरिटी, तो उसकी स्थिति में सबसे अनसिक्योर क्रेडिटर्स में पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देंगे, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितना रुपया रिसीट साइड में है उससे ज़्यादा आप पेमेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे सारा चीज़ दिया हो। लेकिन पेमेंट अगर ख़त्म हो जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देने के बाद ही पैसे नहीं रहते हैं, तो हिसाब यहीं पर चैप्टर क्लोज। अगर पैसा बचता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देने के बाद तब हम शेयर होल्डर को राशि का भुगतान करते हैं सबसे अंत में। तो शेयर होल्डर भी आपके 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दोनों तरह के शेयर में से किसी प्रकार की असमानता नहीं है, किसी को पहला अधिकार नहीं है, तब अनसिक्योर क्रेडिटर्स को राशि देने के बाद जो राशि बचता है उनको हम इन शेयर होल्डरों के बीच में आनुपातिक ढंग से बांट देंगे। और अगर प्रश्न में यह दिया हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा हुआ है कि पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे तब इक्विटी शेयर को देंगे, तो जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स की राशि देने के बाद जो बचता है उस राशि में से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे और तब इक्विटी शेयर को देंगे। ये हिसाब का मुख्य चीज़ बतलाया हमने आपको। बहुत बड़ी बातें हैं, आप किताब को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत बात समझ जाएंगे। तो हमने एक खांचा भी इसका बारे में स्पेसिमेन बना कर रखा है, दिखलाता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। देखें, थैंक यू।